सिगरा थाना क्षेत्र के चंदवा चित्तूपुर करंट कोचिंग सेंटर के बगल में किराए के मकान लेकर रहता और सुजीत यादव पुत्र अनिल यादव 22 वर्ष निवासी ग्राम पलरी थाना तरना जनपद आजमगढ़ का था और वाराणसी में आईपी मॉल में शॉपर्स स्टॉप की दुकान पर काम करता था। उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर पहुंचे परिवार वालों ने ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, जिसकी तहरीर सिगरा थाने में दिया गया है। परिवार का कहना है कि किसी से लड़ाई झगड़ा यहाँ पर नहीं हुई थी। हालांकि आजमगढ़ में 2 साल पहले कुछ विवाद हुआ था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हत्या नहीं है बल्कि इसको मार कर लटकाया गया है। हालांकि प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए ये कहना है कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाए और इस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सिगरा थाना प्रभारी संजय मिश्रा का कहना है कि शव को कब्जे में लिया गया है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। परिजनों के लोग की तरफ से तहरीर पड़ी हुई है। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच का पता चलेगा। अरे कोई शादी में गया था, क्या तारीख रहा लो? 15 के रहा। उसके बाद बीच में कोई उनसे बात विचार हुई थी, कभी कुछ बताया था या कुछ कोई बात विचार? ना कोनो बात विचार हमसे तो ना है। आप लोग आए हैं, क्या लगा देख करके? देखने में तो ये मालूम पड़ा है कि ये जो सुसाइड नहीं किया है, मार के कोई काम कोई मार कर, क्योंकि पैर जमीन से है। कौन हो सकता है? किसी पे शक या फिर किसी से उनकी दुश्मनी थी या कुछ? दुश्मनी तो थी पहले कुछ लोगों से इसका। यहाँ पे थी या बनारस में, आजमगढ़ में? नहीं, आजमगढ़ में था। कितने भाई बहन थे ये? 2 भाई हैं। ये बड़े थे या छोटे? बड़े हैं। शादीशुदा थे या फिर? नहीं, शादी। यहाँ पे रह कर क्या कर रहे थे? पढ़ाई या जॉब कर रहे थे? नहीं, जाओ कर रहा था, माल है ना ये आटी माल। जौनपुर उत्तर प्रदेश जिले में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला सिखरारा थाना क्षेत्र के कुरनी पंचायत भवन के सामने का है, जहां दिन दहाड़े अनुज यादव नामक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक जमालपुर मछली शहर का निवासी था। पुलिस के अनुसार हत्या का आरोप उसी गाँव के मनोज यादव पर है और उसे आपसी रंजिश आशानाई का मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित कर दी है, लेकिन घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लगातार हो रही घटनाएं चिंता का विषय है। जिले में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे दिन दहाड़े हत्या जैसी जघन्य घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एक दिन पहले ही ट्रिपल मर्डर और बदलापुर में महिला की गोली मारकर हत्या जैसे मामलों से पुलिस महकमा सख्ते में है। लोगों में बढ़ती दहशत और पुलिस की नाकामी से सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अपराधियों की इस चुनौती ने जौनपुर पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आज दिनांक 28 मई 2025 को थाना सिकरारा अंतर्गत समादगंज बाजार के पास अनुज यादव निवासी जमालपुर थाना मछली शहर को उसी के गांव के मनोज यादव नामक व्यक्ति द्वारा चाकू मार दिया गया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। घटना के कारणों के बारे में जानकारी की गई है तो प्रथम दृष्टया आशनाई या प्रेम संबंध की बात सामने आ रही है। अभी इस पूरे प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया है। संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी कर जल्द ही पूर्ण घटना का अनावरण किया जाएगा। वाराणसी में राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के महासचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त अक्षत वर्मा से मुलाकात की और 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा। मुख्य मांगों में चौका घाट लाहतारा फ्लाईओवर के नीचे स्थित नाइट मार्केट में व्याप्त अव्यवस्था, मांसाहारी रेस्टोरेंटों द्वारा काशी की छवि धूमिल करने वाली गंदगी को रोकना, स्ट्रीट वेंडरों को शाकाहारी वस्तुओं के लिए स्थान आवंटन, डिजिटल वेंडिंग शुल्क और पुलिस द्वारा उत्पीड़न पर रोक की मांग शामिल रही। महासचिव अभिषेक निगम ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर अधिनियम 2014 का पालन प्रशासन की जिम्मेदारी है। नगर आयुक्त ने आश्वस्त किया कि सभी बिंदुओं पर कार्रवाई की जाएगी और पुलिस आयुक्त को पत्र जारी किया जाएगा। साथ ही 10 जून को होने वाली टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक से पहले सभी वेंडिंग जोन का पुनः निरीक्षण किया जाएगा। इस मौके पर संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, जो टाउन वेंडिंग कमेटी है वो उसके नगर आयुक्त उसके अध्यक्ष होते हैं, तो जो भी बैठकें होती है वेंडिंग जोन डिसाइड करना होता है या कौन से वेंडर वहाँ लगाएंगे, इन सब पर निर्णय वेंडिंग कमेटी की बैठक में होता है। तो उसकी पूर्व बैठक की गई थी। उसी के फॉलोअप में ये रेडी पटरी जो संघ के सभी लोग पदाधिकारी जितने भी थे सब आए थे और उसमें इन लोगों के कुछ बिंदु थे, जिसमें प्रमुख बिंदु नाइट बाज़ार जो बनी हुई है कैंट स्टेशन के सामने,
जिसका टेंडर भी जो है जो स्मार्ट सिटी से हुआ था, वेंडर का जो संचालक था उसका पूरे प्रोजेक्ट का, वो टेंडर चूँकि अनियमितताएँ थी उसमें, तो रिजेक्ट कर दिया गया है पूर्व में ही। अब वहाँ बहुत से वेंडर्स जो है लगाए हुए हैं, अपनी दुकानें लगाए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें उन्होंने बना ली हैं। तो इस संघ ने जो अपना ज्ञापन दिया है, उन्होंने इसमें इन बातों को चिन्हांकित किया कि वहाँ बड़े पैमाने पर मीट, मछली और इस तरह की जो है चीज़ें जो है उनकी बिक्री हो रही है, जिन पर रोक लगानी जानी चाहिए, क्योंकि काशी एक धार्मिक नगरी है और जो भी पर्यटक बस अड्डे या रेलवे स्टेशन से आ रहा है उसको शहर की पहली छवि ये नहीं मिलनी चाहिए। तो इसके क्रम में हम लोग अपनी पूरी टीम का हम लोगों ने गठन भी कर लिया है। पूर्व से भी ये कार्रवाई यहाँ नगर निगम द्वारा चलाई जा रही है। पूर्व में नगर निगम ने यहाँ पे नोटिसेज भी दी थी सबको हटाने के लिए, क्योंकि वेंडर के कैंसिलेशन के बाद ये सभी दुकानें अब अवैध हो गई हैं, उनका वहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं रहता है। परंतु कुछ विरोध हुआ उसमें कि भाई उसमें कुछ रेडी पटरी वाले भी हैं और कुछ गरीब व्यवसायी भी हैं जिनका रोज़गार जो है उससे प्रभावित होगा। तो इसमें हम लोगों ने एक सर्वे भी करा लिया है कि अगर कुछ रेडी पटरी के उसमें लोग हैं जो इस तरह का वहाँ व्यापार कर रहे हैं, तो उन पे हम जो है उनको वेंडिंग जोन बनाकर वहाँ विस्थापित करने का प्रयत्न करेंगे। और अन्य जो इस तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं, जो अनैतिक गतिविधियाँ वहाँ कर रहे हैं, उनको जो है उन पर जो है रोक लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई नगर निगम की संयुक्त टीम का गठन किया जाएगा और वो अगले 1-2 सप्ताह में इसको हम अचीव कर लेंगे। पुलिस प्रशासन का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। तो ये एक मांग थी। और बाकी जो वेंडिंग जोन डिक्लेयर हुई हैं उनका सर्वे और उनमें जो कुछ जो है जोन निरस्त कर दी गई हैं विभागों द्वारा, उन पे पुनः सर्वे के लिए इन्होंने मांग की, संघ ने मांग की। तो मैंने इनको आश्वासन दिया कि इसमें इनके जो भी जांच होगी पुलिस की, जोनल अधिकारियों के लेवल से, पुलिस से, उसमें इस रेडी पटरी संघ के सभी जो संबंधित सदस्य हैं उस जोन के, वो जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और अपना जो इनपुट है वो देंगे। उसी हिसाब से जो बैठक होगी पथ विक्रेता समिति की, उसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जी, पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगा रहा है कि नगण्य नहीं जाता है। देखिए था कि जब तक ये जो हमारा नियमावली है और जो पथ विक्रेता एक्ट है उसमें ये प्रावधान है कि जब तक जो है वेंडिंग जोन फाइनल नहीं हो जाती, तो तब तक जो लोग रेडी पटरी जिस जगह पे लगा रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। और इसमें लेकिन 2 पहलू होते हैं। पुलिस जो कि ट्रैफिक जैम जो की सिचुएशन होती है उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होता है। तो इन दोनों पहलुओं का ध्यान रखते हुए एक अनुरोध भी कर लिया जाएगा पुलिस से, और मैं अपनी तरफ से एक बार जो है एक पत्राचार भी कर लूँगा कि दोनों पक्षों को कैसे बैलेंस किया जाए कि किसी का रोज़गार भी ना हैम्पर हो, और जो ट्रैफिक की स्थिति है जो कि बड़ी दुरूह रहती है, और अगर अत्यधिक लोग एक साथ रोड पे लगा लेंगे तो दिक्कत होगी, तो उसको भी कैसे बैलेंस किया जाए। अगर हम कोशिश करेंगे कि रोटेशन बेस तब तक प्रक्रिया की जाए कि अगर 10 लोग एक जगह पे हो रहे हैं और जगह जो है 3 ही लोगों की है, तो उनको डेली रोटेशन के हिसाब से 3-3 लोगों को किया जाए तब तक के लिए, जब तक कि वो वेंडिंग जोन डिक्लेयर नहीं हो जाती। तो ये इस तरह की हम लोग एक अपील अपनी तरफ से अनुरोध भी कर लेंगे। वाराणसी जिले में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। दोनों संक्रमित व्यक्ति बीएचयू लैब में कार्यरत हैं और हाल ही में अन्य राज्यों की यात्रा से लौटे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि दोनों संक्रमित अपने घरों में आइसोलेशन में हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के निर्देश पर सीएमओ ने जिले के सभी जनपद स्तरीय चिकित्सालयों को संभावित कोविड मरीजों की जाँच के निर्देश दिए हैं। जाँच की सूचना UDSP पोर्टल पर दर्ज की जाएगी और सैंपल की जाँच बीएचयू लैब में की जाएगी। अभी 2 केसेस हमारे पोर्टल पे हैं और दोनों हमारे BHU के IMS लैब माइक्रोबायोलॉजी के संबंधित हैं। दोनों स्वस्थ हैं और कि कोई भी ऐसे लक्षण नहीं है जिस गंभीरता के। होम आइसोलेशन पे हैं और कोई अभी इनमें गंभीर लक्षण कुछ भी नहीं है। सर, जैसे मरीज बढ़ते जा रहे हैं इसी प्रदेश में, तो क्या कुछ दिशा निर्देश भी जारी किया गया है? सरकार के द्वारा नियमित रूप से हमें दिशा निर्देश आते रहते हैं, क्योंकि अभी 1 महीना पहले ही हमने अपने पूरे मॉक ड्रिल किए और रेगुलर हमें मॉक ड्रिल सरकार के माध्यम से पूरे प्रदेश के हर जनपदों में होता है, हमारे यहाँ भी हुआ। और इस मॉक ड्रिल में पूरी प्रिपेयरनेस हमारी इस बीमारी के लिए होती है। स्टार्टिंग पेशेंट का रिसीव और कैसे रिसीव करें और कैसे ले जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, और हमारी साथ साथ जितनी हमारी मेडिसिन और ऑक्सीजन सप्लाई सबके लिए पूरा प्रिपेयरनेस नियमित रूप से होती है। और अभी 1 महीना पहले भी हुई और पूरा हम प्रिपेयर हैं। और अभी तक जो देखा जा रहा है, जो पैटर्न है इस मर्ज में, बहुत कोई कम्युनिकेबल नहीं है। ये कुछ लोगों को स्पोरेडिकली हुआ है, जो या तो किसी सर्दी जुकाम वाली बीमारी में थे या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, लेकिन एक दूसरे से इन्फेक्शन पर जो ट्रांसमिट होता है उस तरह का भी कोई पैटर्न नहीं नज़र आ रहा। और अभी कोई भयभीत होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी एक वायरस है और आमतौर पे
इन्फ्लुएंजा वायरस का ये एक पार्ट है और बीच बीच में म्यूटेट होता रहता है, तो कुछ केसेस आने रहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे खतरनाक स्थिति नहीं है, ना ही कोई अभी जो लोग ग्रसित हैं कोई ऐसे कोई गंभीर स्थिति में वो अपने जनता को मास्क का प्रयोग करना चाहिए। अभी ऐसी कोई गाइडलाइंस अभी ऊपर से नहीं आई, इसलिए हम इस पर अभी ज़्यादा अपना टिप्पणी नहीं दे सकते हैं। लेकिन सफाई और सतर्कता रहना हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए वैसे भी काम का होता है। तो अभी कोई पैनिक होने की कैसे बचा जा सकता है? नियमित रूप से सफाई और सफाई के बारे में हमेशा हम लोग तरफ विज्ञप्ति भी रहती है और साफ सफाई रखें, अपने व्यक्तिगत सफाई पर विशेष ध्यान दें और आवश्यकता पड़े तभी मतलब आप अपने भीड़ भाड़ में जाने की कोशिश करें। और अलग से अभी ना ही अपने कोई कार्य से बाधित करने की ज़रूरत है, ना ही किसी को ऐसा संख्या बढ़ने की उम्मीद है अभी कोई? ऐसा कोई उम्मीद नहीं है अभी। और चूंकि ये मैंने आपसे पहले भी बोला कि वायरस है और ये हर एक पर्टिकुलर पीरियड बाद अपना रूप बदलता है, जिसे म्यूटेट कहते हैं। और बहुत ज़्यादा विरुलेंट वायरस नहीं है जो कि खतरा या ऐसा कुछ हो अभी तक पैटर्न जो देखा जा रहा है। तो किसी प्रकार की कोई भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के द्वारा हर एक जगह पर चिकित्सक और दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जनपद में हमारे जिला अस्पताल के सभी स्तर पर RT-PCR टेस्ट की उपलब्धता है। किसी को कम दिक्कत हो वहाँ जाके अपना करा सकते हैं और दवाइयाँ भी पूरी पर्याप्त मात्रा में और कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। वांसी नगर निगम की ओर से 10 सुमित वार्ड में पेयजल समस्या के समाधान के लिए 2 नए मिनी नलकूप का शिलान्यास किया गया। महापौर अशोक कुमार तिवारी ने मीरघाट के हनुमान मंदिर के पास पहले नलकूप का शिलान्यास किया, जिसकी लागत करीब 45 लाख रुपए। दूसरा नलकूप अहिल्याबाई घाट के पास रिबोर किया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 31 लाख रुपए। इसके साथ ही चिंतरंजन पार्क के पास तो वाटर कूलर का भी लोकार्पण हुआ, जिससे घाट पे आने जाने वाले श्रद्धालु स्थानीय लोग शुद्ध पानी का लाभ उठा सकेंगे। इस मौके पे क्षेत्र विधायक नीलकंठ तिवारी समेत कई पार्षद अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। दक्षिण विधानसभा में 2 ट्यूबवेल का शिलान्यास हुआ है, जिससे कि करीब करीब 900 परिवार लाभान्वित होंगे। ये पक्का माहौल है। बहुत दिनों से समस्याएं थी यहाँ पे पानी की, उसी को निस्तारण के लिए आज हम लोगों ने छोटा सा प्रयास किया। हमें लगता है 1 महीना बाद यहाँ जो भी समस्याएं थी उसकी समाधान हो जाएगा। कितने लाख की लागत? 76 लाख की कितना लागत? कितनी नलकूप लगी है? 2। लगातार आप नलकूप का उद्घाटन और शिलान्यास भूमि पूजन कर रहे हैं, क्या कहेंगे काशीवासी? देखिए, आज हम लोग जो भी किए हैं काशी की जनता के द्वारा चुने गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है कि जहाँ भी जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके काम किया जाए। लगातार यहाँ के लोग जनता कह रहे थे कि काफ़ी दिनों से संघर्ष करने के बाद ये उपलब्धि हम लोग को मिली है और काफ़ी खुशहाली है। यहाँ की जनता के लिए क्या कहेंगे आप? कब तक बन जाएगा? या कहे तो 2 महीना में। मऊ जनपद के घोसी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। पीड़ित राम प्रवेश प्रजापति करीब 1 माह से अपने घर में हुई चोरी की FIR दर्ज कराने के लिए कोतवाली का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित का आरोप है कि 28 अप्रैल को उनकी पत्नी ने पड़ोसी चंदा को घर की चाबी दी थी, जिसके बाद चंदा और उसकी बेटी ने ताला तोड़कर 6 तोला सोने की गहने चोरी कर लिए। शिकायत के बावजूद घोसी कोतवाली पुलिस ने मामला संज्ञान में नहीं लिया। थक हार कर राम प्रवेश ने 17 मई को पुलिस अधीक्षक मऊ और DIG आजमगढ़ को रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था पर दिए गए सख्त निर्देशों के बावजूद मऊ पुलिस पीड़ित को न्याय दिला पाती है या नहीं। मेरा नाम राम प्रवेश प्रजापति, मेरे जमालपुर वार्ड नंबर 5 का निवासी है। क्या घटना हुई थी आपके? घटना ये हुई थी कि हमारे घर चोरी हो गई थी। किस दिन? 19 अप्रैल 2005 को हमको 2025 को जानकारी हुआ कि हमारे घर हमारी औरत का गहना 6 था गहना गायब है, जिसमें मंगलसूत्र, गले का, कान का है, 3 अंगूठी है। और हम थाने पर तहरीर दिए थे 3/5/2025 को, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई। जब हम जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि
इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। क्या उस संबंध में अभी तक कोई मुकदमा नहीं पंजीकृत किया नहीं, गया? कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है। हम उसके बाद हम पुलिस उप महानिदेशक को आजमगढ़ को रजिस्ट्री किए, फिर एसपी महोदय को रजिस्ट्री किए, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। इन दोनों लोगों को हम 17/5/2025 को रजिस्टर किए थे। तो क्या आप क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, उस चोरी का पर्दाफाश हो। मिर्जापुर में प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों द्वारा जनता के पैसों की लूट के विरोध में जनसेवक दिलीप सिंह गहरवाड़ के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। सहारा इंडिया, वीआर म्यूचुअल, ग्रीन टच, पल्स इंडिया जैसी कंपनियों पर जनता से निवेश के नाम पर हजारों करोड़ रुपए लूटने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि सभी निवेशकों को उनका पैसा आधार व खाते से सत्यापन के बाद जल्द लौटाया जाए, साथ ही ब्याज भी दिया जाए। दिलीप सिंह गहरवाड़ ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जनता सड़क से संसद तक आंदोलन करेगी। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा गया। इस धरना प्रदर्शन में कई सामाजिक संगठनों और सैकड़ों नागरिकों की भागीदारी रही। ऐसा है कि मेरा नाम दिलीप सिंह गहरवाड़ है और मिर्जापुर जनपद एक पिछड़ा हुआ जनपद है। यहाँ पर अनेकों कंपनियाँ यहाँ व्यवसाय करने के लिए आई और विगत कई वर्षों में 50 से अधिक कंपनियाँ जनता के पैसे को लेकर के भागने का काम किया। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं और हम सरकार से यह मांग भी करते हैं कि जब 2019 में लोकसभा में और राज्यसभा में एक कानून बना कि यदि कोई कंपनी जनता का पैसा लेकर भागती है, उस पैसे का देनदार केंद्र सरकार होगी। उस कानून को क्यों लागू नहीं किया जा रहा है? आज तक 50 से अधिक कंपनियां भाग चुकी, जनता तय कर रही है। जनता जिस पैसे को लेकर के अपने जीवन को बिताना चाहती थी, अपने जमीन को बेच कर करके उस पैसों को रखा गया था, अपने बीवी बच्चों को पेट पालने के लिए रखा था, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा था, लड़कियों के शादी के लिए रखा था। आज वही जनता दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। इसी मांग को लेकर के हम लोग जिला अधिकारी मिर्जापुर के यहाँ धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं कि यदि 1 महीने के अंदर यदि जनता का पैसा जनता को वापस नहीं करना शुरू किया कंपनियों ने, इसका बड़ा आंदोलन होगा। रोड को जाम कर दिया जाएगा, अधिकारियों को ऑफिस से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। इसके लिए यदि हम लोगों को लाठी भी खानी पड़ेगी तो हम लोग पीछे हटने का काम करेंगे। वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीएचयू स्थित ट्रॉमा सेंटर में भ्रष्टाचार और मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार के गंभीर आरोप लगे हैं। अधिवक्ता संजय कुमार भरद्वाज द्वारा जिलाधिकारी को प्रेषित प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर सौरभ सिंह सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। पत्र में यह भी दावा किया गया है कि डॉक्टर सिंह निर्माण कार्यों और उपकरण खरीद में धांधली कर रहे हैं और टेंडर अपने परिचितों को दिलवाकर ट्रॉमा सेंटर को लूट का अड्डा बना दिया है। सबसे बड़ी चौंकाने वाला आरोप तो ये है कि गरीब मरीजों से बिस्तर छीनकर धन लेकर दूसरों को बेड उपलब्ध कराया जाता है। इसके चलते कई मासूमों की जान भी जा चुकी है। डॉक्टर सिंह पर माफियाओं से संबंध रखने, मरीजों से मारपीट कराने और विरोध करने वालों को धमकी देने का भी आरोप लगा है। प्रार्थना पत्र में संपत्ति और मोबाइल नंबर की जांच तथा डॉक्टर सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। अगर इन आरोपों में सच्चाई है तो ये न केवल चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल उठता है, बल्कि गरीबों की जान के साथ हो रहे खिलवाड़ का गंभीर मामला बनता है। प्रशासन से अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। संजय कुमार भारद्वाज, अधिवक्ता। वकील साहब, किस तरीके का ज्ञापन और किसके विरोध में आपने ज्ञापन? हम लोगों ने बीएचयू स्थित ट्रॉमा सेंटर के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर सौरभ सिंह, उनके खिलाफ हम लोगों ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र को ज्ञापन का रूप देकर माननीय जिलाधिकारी महोदय को आज हम लोगों ने दिया है। किस तरीके की शिकायत थी? सर, जैसा कि आप जानते हैं, बीएचयू स्थित ट्रॉमा सेंटर एक इलाज का एक हब है। पूर्वांचल ही नहीं, करीब करीब आसपास के स्टेट के लोग भी वहाँ आके इलाज करवाते हैं। लेकिन डॉक्टर सौरभ सिंह का कृत्य यह है कि जो पहले से गरीब व्यक्ति वहाँ किसी तरीके से भर्ती हो गया है, उसका इलाज हो रहा है, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का फोन आता है तो उसको बेड से फर्श पे सुता देते हैं और प्रभावशाली व्यक्ति से आर्थिक लाभ लेके उसको बेड पे कर देते हैं। और अपने इस कृत्य से उन्होंने पता नहीं कितने इनोसेंट पर्सन को उन्होंने मार दिया है। और वहाँ ट्रॉमा सेंटर में निर्माण के नाम पे, तकनीकी चीज के नाम पे, दवा के नाम पे उन्होंने खुलेआम भ्रष्टाचार किया है। और वो एक बाउंसर लेके चलते हैं। जो भी स्टूडेंट या कोई उनका विरोध करता है तो उसके खिलाफ फर्जी स्टेटमेंट के बिहाफ पे वो मुकदमा दर्ज कराते हैं। यहाँ तक कि पता नहीं कितने स्टूडेंटों का उन्होंने मुकदमा दर्ज करा के उनके जीवन को खराब कर दिया है।
तो आज उनके खिलाफ हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है और जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो और एक बड़ा आंदोलन की तैयारी होगा और उनके खिलाफ हम लोग आंदोलन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य द्वारा आजमगढ़ पुलिस लाइन सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में घरेलू हिंसा, छेड़खानी, जमीनी विवाद, गुमशुदगी और साइबर क्राइम जैसे कुल 30 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 12 मामलों का मौके पर ही त्वरित निस्तारण किया गया। जन सुनवाई में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला की विशेष रूप से मदद की गई, जिसे 10 दिनों से सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था। डॉक्टर मौर्य ने उसकी समस्या सुनकर तत्काल मानसिक रोग विशेषज्ञ से उपचार दिलवाया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने महिलाओं से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी। नोडल अधिकारी श्री DC त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला पेंशन योजना आदि के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर जिले के सभी संबंधित अधिकारी एवं महिला आयोग की टीम मौजूद रही।